गुड इवनिंग। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि राजस्व लेखपाल के जॉब प्रोफाइल के बारे में एक वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि राजस्व लेखपाल को करना क्या होता है, उसका जॉब क्या है, वर्क क्या है, और साथ ही साथ सैलरी कितनी मिलती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, प्रमोशंस के क्या एवेन्यूज़ हैं, ट्रेनिंग पीरियड क्या है। इन सब के बारे में पूरा जानकारी विस्तार से मैं आज देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और संक्षेप में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सभी अभ्यर्थियों से जो कि लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, काम कठिन है, वेतन थोड़ा। अब देखिएगा राजस्व लेखपाल के कितने सारे कार्य हैं, आप ताजुब करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि राजस्व लेखपाल के कार्य क्या हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका चयन यूपी SSSC के द्वारा कराया जाएगा। जब आप एज ए लेखपाल ज्वाइन करेंगे तो पहला काम तो ये होगा कि आपको किसी एक हलके का चार्ज दिया जाएगा। उस हलके में 3 या 4 या 5 राजस्व ग्राम होंगे। तो उन राजस्व ग्रामों की जितने भी भूमि संबंधी अभिलेख हैं, खतौनी, खसरा, नक्शा, ये आपको चार्ज में दिए जाएंगे। आपको एक बस्ता रखना पड़ेगा। उन बस्तों में, उस बस्ते में आप ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। साथ ही साथ आप इसको अपडेट भी करते रहेंगे। खतौनी के भीतर किसी भी राजस्व ग्राम में जितने भी काश्तकार हैं उनका नाम होगा, उनके नाम कितनी ज़मीन है, और खसरे में किसी भी काश्तकार ने किसी भी ज़मीन पर किसी भी गाटा संख्या पर कौन सी फसल बोई है। और जो नक्शा होता है, पूरे राजस्व ग्राम का एक नक्शा आपको मिलेगा और उसमें गाटावार नक्शा बना होता है, उससे आपको पैमाइश में हेल्प मिलती है। अब आपको करना क्या होता है, खतौनी में किसी ने ज़मीन बेची खरीदी तो उसका नाम आपको दर्ज करना होता है आदेश, राजस्व न्यायालय से आदेश के बाद। किसी खातेदार की मृत्यु हो गई तो उसका आपको वरासत दर्ज करनी होती है। खसरे में आपको फसलों का क्षेत्रफल दर्ज करना होता है। किसी गाटा संख्या में गेहूं कितना बोया गया, चना कितना बोया गया, मटर कितनी बोई गई, धान कितना बोया गया, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको जिन्सवार तैयार करना होता है। जिन्सवार मतलब किस पूरे राजस्व ग्राम में कितने क्षेत्रफल में गेहूं बोया गया, कितने क्षेत्रफल में धान बोया गया, कितने में मटर बोई गई, कितने में सरसों बो गई, ये सारी चीज़ें आपको फाइनली वर्कआउट करना होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है कार्य वो है ग्राम समाज भूमि। ग्राम समाज भूमि की आपको पैमाइश करनी होती है। अगर किसी ने ग्राम समाज भूमि पर कब्जा कर लिया है तो उसकी आपको रिपोर्ट करनी होती है, और अवैध कब्जे को हटवाना भी आपका कार्य है। चक्रोड है, नवीन परती है, बंजर है, या कोई भी ग्राम समाज की ज़मीन है तो उस पर अगर कोई अवैध कब्जा है उसे आपको हटवाना भी पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय के आदेश से हो, चाहे वो प्रशासनिक आदेश से हो। और चक्रोड तो आपको खुलवानी ही खुलवानी है। चक्रोड अगर किसी ने दबा लिया है तो आप उसको तुरंत खुलवाएंगे, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके बाद अगला कार्य है भू राजस्व का निर्धारण। किस किसान से कितना लगान वसूल किया जाना है वो आप कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद एक जमाबंदी तैयार की जाती है
जिसमें इस बात का पूरा विवरण होता है खातावार कि किस किसान से कितना लगान वसूल करना है, और वो आप जमाबंदी तैयार करके संग्रह अमीन को हैंडओवर करते हैं और वो उसकी वसूली करता है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है दैवी आपदा की सूचना। आपके हलके में किसी भी गांव में कोई अग्निकांड हो जाए, किसी की मृत्यु बाढ़ से हो जाए, बरसात से हो जाए, किसी का घर गिर जाए, किसी घर में आग लग जाए, या और भी कोई दैवीय आपदा आ जाए, तत्काल आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी तहसील में जा कर के। और उसके बाद उस व्यक्ति को जो दैवीय आपदा से प्रभावित हुआ है उसको राहत वितरण भी आपको ही करवानी होगी। आपके अपने हलके में जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं, चाहे वो किसान हो या ना हो, हर व्यक्ति उसकी आय, उसकी जाति और उसका निवास, ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो आपके द्वारा लगाई जाती है। आप ही जांच करते हैं कि उसकी आय कितनी है, उसकी जाति क्या है और उसका अस्थायी निवास क्या है, और उसी के साथ साथ हैसियत प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा ही रिपोर्ट लगाने के बाद जारी किया जाता है। और निर्वाचन में आपको बीएलओ का भी कार्य करना पड़ता है। एज ए बीएलओ आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, और अगर आप सीनियर हैं तो आपको एज ए सुपरवाइज़र भी आपको ड्यूटी लगाई जा सकती है किसी भी निर्वाचन में, चाहे वो इलेक्शन लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे नगर निकाय का हो, आपको बीएलओ का कार्य भी करना पड़ता है। अभी और भी बहुत सारे कार्य बाकी हैं, अगर आप थक गए हों तो थोड़ा विश्राम कर लें। बाकी कार्यों के बारे में भी आपको मैं बताता हूं। बात निर्वाचन की चल रही थी, आपको बीएलओ या सुपरवाइज़र तो बनाया ही जाता है, इसके साथ साथ वोटर लिस्ट जो तैयार होती है उसको मिलान करने का कार्य ये भी लेखपाल के द्वारा किया जाता है। आपको जनपद स्तर पर बुलाया जाएगा और वहीं बैठ कर के आप वोटर लिस्टों में जो भी संशोधन हुआ है उसके बाद जो नया प्रिंट आया है उससे उसका मिलान करते हैं। इलेक्शन के दौरान जिस दिन वोटिंग होती है उसके एक दिन पहले बूथ निर्माण का कार्य आपको करना होता है। खतौनी में किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी या बेची तो न्यायालय से उसके नामांतरण का जो आदेश होता है उसको आपको खतौनी में इंदराज करना होता है। ऐसे ही अविवादित विरासत की रिपोर्ट आप करेंगे और उसके बाद उस पर जो आदेश होता है उसको आप खतौनी में दर्ज करेंगे। अलग अलग तरह की शिकायतें भी आती हैं ग्रामीण क्षेत्र से, उसकी भी जांच आपके द्वारा की जाती है बेसिक तौर पर। हालांकि जांच अधिकारी राजस्व निरीक्षक होते हैं, लेकिन जांच में सहयोग तो आपके द्वारा ही किया जाता है। ग्राम समाज भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जो है वो एलएमसी के द्वारा किया जाता है। पात्र व्यक्तियों की सूची आपके द्वारा तैयार की जाती है और जो आवंटन पत्रावली है उसका भी गठन आपके द्वारा किया जाता है। चक्रोड की पैमाइश, सबसे ज़्यादा शिकायत चक्रोड तोड़ने की आती हैं और लेखपाल का सबसे ज़्यादा समय चक्रोड की पैमाइश में ही बीतता है। इसी के साथ साथ आपको मुआवजे का भी आकलन किया करना होता है। जैसे अतिवृष्टि हो गई, फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया बरसात से, ओले पड़ गए या और कोई दैवीय आपदा आई, तो किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन भी आप ही को करना होता है। और इन सब के लिए कंप्यूटर में आपको दक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं हैं तो जो हालात इस समय की है उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण है, कृषि गणना और पशु गणना। तो कृषि गणना और पशु गणना के लिए आपको प्रति राजस्व ग्राम जो है 2000 रुपये मानदेय के दिए जाते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 10,000 ही आपको दिए जाते हैं। चाहे आपके पास 6 गांव 7 गांव हों तब भी आपको मिलेगा 10,000 ही। चलिए अब वेतन और उसके बारे में, प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। बात करें वेतन की तो जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, काम कठिन है वेतन थोड़ा। 25 काम तो मैंने गिना दिए, इसके अलावा भी
समय समय पर शासन के तमाम निर्देश आते रहते हैं, उन्हें भी इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है बेसिक लेवल पर। वो काम भी जोड़ लीजिए, वो टाइम टू टाइम डिफ़र करता रहेगा। उसके बदले में सैलरी क्या मिलती है आप देख लीजिए। बेसिक सैलरी 21,700, डीए मैंने 32% जोड़ा है, इसलिए कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन होता है और कभी आप जब एक आध साल के बाद ज्वाइन करेंगे तो डीए आपका 32% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 6,944 एचआरए आपको जो है ए बी सी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। मैंने बी कैटेगरी के हिसाब से 1200 जोड़ा है, सीसीए 480 और साइकिल अलाउंस जो है वो 100 रुपये मिलता है। कुल मिलाकर के आपको जो है 30,424 रुपया जो है वो मिलेगा, और इसमें भी बेसिक सैलरी और डीए का 10% एनपीएस में कट जाएगा, तो 27,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। ट्रेनिंग की बात करें तो आप ज्वाइन करेंगे तो भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। हो सकता है कि 6 महीने बाद ट्रेनिंग कराई जाए, हो सकता है कि साल भर के बाद ट्रेनिंग कराई जाए, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ट्रेनिंग के लिए जो है जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वो कितने हैं और कितने लेखपालों को ट्रेनिंग कराई जानी है। तो इस हिसाब से ये आपको तुरंत जो है पोस्टिंग भी मिल सकती है और तुरंत ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है। बहरहाल 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है और उसमें आपको 3 अटेम्प्ट करने का मौका दिया जाता है। तो ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम है वो अमूमन हर लेखपाल क्लियर कर लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन में पहला प्रमोशन आपका होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर या राजस्व निरीक्षक के पद पर। और राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन के लिए अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छे से है, आपकी एंट्रीज बहुत अच्छी हैं, कार्य आपने बहुत अच्छा किया है, तो भी आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 15 ईयर्स आपको मिल लगेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनने में, राजस्व निरीक्षक बनने में। और अगर कहीं कोई किसी वर्ष में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई डीपी हो गई, कोई एडवर्स एंट्री हो गई, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनते बनते हो सकता है आपका रिटायरमेंट हो जाए। द मैक्सिमम प्रमोशन नायब तहसीलदार तक आपका हो सकता है, और तहसीलदार तो रेयर केस में जो है बन पाते हैं, बहुत ही रेयर हैं। 100 में कहीं एक लेखपाल अगर तहसीलदार पद पर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज नायब तहसीलदार से ही इतिश्री हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने चूँकि 3 प्रमोशंस का प्रावधान रखा है, तो इसलिए आपको एसीपी का लाभ दिया जाता है। 10 साल के बाद आपकी वेतन वृद्धि हो जाएगी, आपको एसीपी फर्स्ट का लाभ मिलेगा और आपकी ग्रेड पे जो 2000 है वो 2800 हो जाएगी। 16 साल के बाद 4200 का ग्रेड पे मिल जाएगा और 26 साल के बाद 4600 ग्रेड पे का लाभ आपको मिल जाएगा। आप रहेंगे लेखपाल ही, लेकिन आपके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, पद में वृद्धि हो और या ना हो। अब बात करें छुट्टियों की, तो आपको 14 सीएल मिलती है, 30 ईएल मिलती है, 1 साल का मेडिकल मिलता है, महिलाओं के लिए 2 साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है और सभी हॉलीडेज मिलते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, आप किसी भी अवकाश का लाभ नहीं ले पाते हैं। होता यह है व्यवहारिक तौर पर, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो कोई हॉलीडे हो, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के इतने काम हैं, आपको ऑल ऑफ सडन फ़ोन जाएगा तहसील उपस्थित हो जाइए, और आपको तहसील आना पड़ता है। तो भले ही ऑन पेपर इतनी सारी छुट्टियों की सुविधाएं हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस रेयर केस में ही आप इसका लाभ ले पाते हैं। सिर्फ इतना होता है कि 30 दिनों की जो अर्न लीव है वो आपके अकाउंट में जमा होती जाती है, और जब ये 300 दिन हो जाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको 10 महीने का जो लास्ट सैलरी आपको मिलती है उसका 10 टाइम्स, यानी 10 महीने की सैलरी जो है वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाती है। बस इतना आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, अदरवाइज छुट्टियों को भूल जाइए।
बात करें रेजिडेंस की, तो अगर उपलब्ध है तो आपको रेजिडेंस मिल जाता है। अब जो नई तहसीलें बन रही हैं उनमें आवास की सुविधा है, लेकिन होता क्या है कि लेखपाल जो हैं वो अपने परिवार को जिला स्तर पर ही रखते हैं और तहसीलों में रुकना कम पसंद करते हैं, तो अमूमन सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रहते हैं। पोस्टिंग की बात करें तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाती है। आप जिस ज़िले के निवासी हैं उस ज़िले में आपको तैनाती मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने लेखपाल पद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थीं वो मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और ये जानकारी अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी ये जानना चाहते होंगे कि आफ्टर ऑल लेखपाल को करना क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।